नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पिछले वीडियो लेक्चर में एल्केनों के हैलोजनीकरण पर चर्चा कर रहे थे। हैलोजनीकरण में हमने देखा कि हैलोजन के द्वारा एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट होता है और हाइड्रोजन हट के वहाँ पर आपका हैलोजन जुड़ जाता है और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, हैलोजनीकरण कहा। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी आज की वीडियो क्लास है इसमें हम नाइट्रीकरण या इसे नाइट्रेशन बोलते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो नाइट्रेशन में होता क्या है, नाइट्रो समूह के द्वारा एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। मतलब हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रो समूह जुड़ जाता है या इसका विस्थापन हो जाता है और ये प्रोसेस आपकी नाइट्रेशन कहलाती है। अगर इसकी जगह आपका कोई सल्फोनिक समूह जुड़ जाए तो वो सल्फोनीकरण हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है प्रोसेस इनकी सिमिलर हैं, बस इनके जो है आपके रिएक्टेंट परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखो आपके यहाँ हम बात करते हैं एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन नाइट्रीकरण कहलाता है। उच्चतर एल्केन नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। देखिए जो हायर एल्केन होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया करके जो हाई टेम्परेचर पे क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। उच्चतर का मतलब जिनमें कार्बन की संख्या 4 से अधिक हो, 5 से अधिक हो, 4 या 5 या 5 से अधिक हो। तो देखिए C6H14 क्या है, ये आपका हेक्सेन है और हेक्सेन भी कौन सा, एन हेक्सेन, सीधी श्रृंखला युक्त। अपन ने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर एन हेक्सेन। इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, HNO3 जो आपका जो है नाइट्रिकारी अभिकर्मक है। इसको अभिक्रिया को समझने की दृष्टि से हम करते क्या हैं कि इस HO को एक अलग लिख देते हैं और NO2 को पीछे लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ NO3 है तो हमने एक को यहाँ लिख दिया और 2 को यहाँ लिख दिया, तो इसको HONO2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आपका ये नाइट्रिक अम्ल ही है। ठीक है, जैसे हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हेक्सेन का H प्रतिस्थापित होगा और इसका OH मिलके क्या निकल जाएगा, आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल इस अभिक्रिया से बाहर चला जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है आपका नाइट्रोहेक्सेन। क्या बनेगा, नाइट्रोहेक्सेन। अब देखो हाल ही में वाष्प अवस्था में नाइट्रीकरण की तकनीकों का विकास हुआ है जिसके द्वारा निम्नतर एल्केनों का नाइट्रीकरण संभव हुआ है, जिनसे हम जो है लोअर एल्केन आपके हैं उनका नाइट्रीकरण हम कर सकते हैं, लेकिन वो किस अवस्था में, वो वेपोर मतलब वाष्प अवस्था में ही संभव है। जैसे अभिक्रिया लेके हम देखते हैं आपका ये क्या है, एथेन C2H6। क्या है, C2H6। देखिए H यहाँ है इधर, ये एथेन है आपका, या हम कह सकते हैं CH3 भी हम इसे लिख सकते हैं। और V जो लिखा हुआ है यहाँ पर ने, इसका मतलब वेपर से है, वेपर बोले तो वाष्प अवस्था में। और जब इसकी क्रिया हम HNO3 की वाष्प से करेंगे, ये भी किस अवस्था में है, वेपर अवस्था में, क्योंकि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए सेम स्टेट होना आवश्यक है। तो HNO3 की जो आपकी वाष्प है उसकी क्रिया हम एथेन की वाष्प से करेंगे और उच्च तापमान पर ये सभी क्रिया संपन्न होती है तो आपका क्या बनेगा, नाइट्रो एथेन बनेगा। लेकिन ये ध्यान रहे नाइट्रो एथेन या लोअर जो एल्केन हैं उनका नाइट्रीकरण हमेशा जो है वेपर कंडीशन में ही हो पाएगा। और यहाँ पर एक जल का मॉलिक्यूल यहाँ से जैसे आपका वहाँ निकला वैसे एक जल का मॉलिक्यूल यहाँ भी आपका बाहर निकलेगा। आगे हम बात करते हैं उच्च ताप पर एल्केनों का आंशिक बंध विदलन होता है जिससे नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो बॉन्ड है इनके बीच के वो ब्रेक होने की जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है। बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक हो जाता है और कहीं से भी इसमें बॉन्ड बन जाता है नया। तो बंध विदलन की जो है इसमें स्थिति हम देखते हैं और हमें
इस बॉन्ड के विदलन के कारण यहाँ पर एक इच्छित उत्पाद नहीं मिल पाता, हमें यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें, इस उदाहरण से आपको समझ में आएगी बात। हमने प्रोपेन लिया है C3H8, क्या लिया है? प्रोपेन हमने लिया है और इसकी क्रिया हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर HNO3 से करा रहे हैं, जो नाइट्रिक आपका एजेंट है। तो जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिसे हम कहें नाइट्रोप्रोपेन। लेकिन यहाँ नाइट्रोप्रोपेन का मिक्सचर हमें मिलता है, उसके अलावा दूसरे भी हमें मिलते हैं प्रोडक्ट। तो देखो, एक में तो आपका मिल सकता है 1 नाइट्रोप्रोपेन, देखो आपका 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है NO2 समूह, ये ध्यान रहे, यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपका, ये NO2 समूह 1 पोजीशन पर ना जुड़ के दूसरे पोजीशन वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो क्या बनेगा आपका, देखो दूसरे नंबर वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो आपका बन गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। यदि आपका ये वाला किया तो वापस से क्या बन गया, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये बन सकता है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इसमें 40% जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन और 25% बनेगा आपका 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब ये क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी जो है सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। अभी ये ध्यान रहे, ये 25% बनेगा, ये 40% बनेगा। अब भी आपका पूरा नहीं हुआ है, अब भी 65% ही आपका टोटल प्रोडक्ट हुआ है, अभी 25% और बाकी है, 35% और बाकी है। तो 35% में आपका क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन। क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन। मैंने कहा था कि बॉन्ड कहीं से ही ब्रेक हो सकता है। तो देखो इसमें जो है प्रोपेन एथेन और मेथेन में टूट गया है, तो ये भी किया करे, क्या बना लेगा, नाइट्रोएथेन बना लेगा, ये 10% के समथिंग बनेगा। और प्रोडक्ट जो बचा वो बचेगा आपका नाइट्रोमीथेन। एक कार्बन युक्त जो आपका प्रोडक्ट है, जो इसमें विलेन में है मेथेन, वो भी क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रोमेथेन। तो 25% आपका बनेगा नाइट्रोमेथेन। देखिए इसमें 25% आपका नाइट्रोमेथेन बन रहा है। ओवरऑल आपका 25 + 10 35, 35 + 25 60, 60 + 40 100% आपका जो है प्रोडक्ट निकल गया। तो ये हो गया आपके एल्केनो के नाइट्रीकरण की बात। अब हम बात करते हैं एल्केनो के सल्फोनीकरण की, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। तो अगला टॉपिक है आपका सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में भी देखिए सेम वही प्रोसेस है जैसा आपने नाइट्रीकरण में देखा है। यहाँ पर जो है सल्फोनिक अम्ल समूह जिसे हम SO3H द्वारा हाइड्रोजन विस्थापन की अभिक्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है। अगर आपका कहीं पे किसी अभिक्रिया में जो है SO3H द्वारा एल्केन का कोई हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है या विस्थापित होता है तो वो अभिक्रिया सल्फोनीकरण कहलाएगी। उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। यह ध्यान रहे, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक अम्ल आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे बनेगा, हम यहाँ बात कर लेते हैं C6H14। ये क्या है आपका हेक्सेन, और हेक्सेन की क्रिया हम सधूम H2SO4 से कराते हैं। तो सधूम किसे कहते हैं, H2SO4 के साथ में आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड यदि है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब इसकी क्रिया H2SO4 से होती है और SO3 देखो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाई टेम्परेचर पर इसकी क्रिया कराएंगे हम। तो हाई टेम्परेचर पर जैसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर इसका OH + H निकल के तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा और बचा SO3H समूह जो इससे आपके हेक्सेन से जुड़ जाएगा। तो आपका इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, हेक्सेन सल्फोनिक अम्ल। क्या कहलाएगा ये, हेक्सेन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ मैंने लिखी है आपको नोट डालकर, निम्नतर एल्केनों का सल्फोनीकरण नहीं होता है, ये ध्यान रहे।
जो लोअर एल्केन है जैसे आपका मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, इनका प्रोपेन का नहीं होता है जो है सल्फोनेशन। और उपरोक्त अभिक्रिया भी जो है मुक्त मूलकों द्वारा संपन्न होती है। ये ध्यान रहे कि ये जो अभिक्रिया है ये हमेशा मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। सल्फोनेशन के बाद में अगला आपका जो मैकेनिज्म है, अगली रिएक्शन है, वो है क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन तो जब एल्केन की क्रिया हम क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, एल्केन का जो है क्लोरोसल्फोनिक उत्पाद हमें मिलेगा, या क्लोराइड अपने को सल्फोनिल क्लोराइड के रूप में इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखिए प्रकाश एवं पिरीडिन, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह अभिक्रिया प्रकाश और पिरीडिन की उपस्थिति में होती है। पिरीडिन यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट कार्य करती है। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। देखिए प्रकाश एवं पिरीडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, जिससे एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोसल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। किससे? आपका हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोसल्फोनिक अम्ल द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह अभिक्रिया भी आपकी किस विधि द्वारा संपन्न होती है? मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे आपका एल्केन है, ये आर कोई भी आपकी श्रृंखला हो सकती है, 2, 4, 6, 8 कार्बन वाली कोई भी श्रृंखला यहाँ हो सकती है। हमने इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया है, वो भी किसके द्वारा? HSO3Cl। ये है आपका क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। क्या है ये? क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, जो इससे क्रिया करके लाइट की उपस्थिति में और पिरीडिन जो है आपका यहाँ पर एज ए उत्प्रेरक कार्य करता है, तो आपका प्रोडक्ट बनता है एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बनता है? एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका मेन प्रोडक्ट है और जल यहाँ से बाह्य उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। तो SO3H आपका सल्फोनिक अम्ल समूह है, ठीक है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें जो है 2 ऑक्सीजन समूह डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और 1 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा होता है, और इधर आपका ये समूह फ्री होता है। यहाँ से ये इस पे आपका कोई हाइड्रोजन जुड़े तो क्या, इसमें एल्केन जुड़े तो क्या, कोई भी जुड़ सकता है इस बॉन्ड पे यहाँ पर। तो ये यहाँ हमने फ्री कर दिया है। आगे हम और उदाहरण इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, यह है आपका CH3 CH2 CH3। यह है आपका प्रोपेन की क्रिया जब हम SOCl2 से कराते हैं, किससे कराते हैं? SOCl2 से, HOSOCl2 क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के द्वारा जब इसकी अभिक्रिया होती है तो हमें मिलता है यहाँ पर 3 कार्बन वाला हमने एल्केन दिया है, तो 3 कार्बन वाला यहाँ पर आपका जो है सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका? 3 कार्बन है प्रोपेन और ये SOCl2 क्या है? सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये बन गया आपका प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड। जितने कार्बन का आप एल्केन लोगे उतने ही कार्बन का यहाँ पर आपका सल्फोनिल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर CH3 के होल ट्राइस CH की 3 डिग्री आपका कार्बन है ये, इसके पास एक हाइड्रोजन है। इसकी क्रिया जब हम इससे कराते हैं क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ में, वही टर्म्स एंड कंडीशन लाइट एंड पिरीडिन की उपस्थिति में, जब यहाँ कराते हैं तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई मिथाइल मेथेन सल्फोनिल क्लोराइड, और जल का अणु आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगर हम एथेन की क्रिया कराते हैं तो एथेन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये बात हुई आपके नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्लोरोसल्फोनेशन की। ये तीनों महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद में जो है अगले रिएक्शन है आपकी, वो है समावयवीकरण या आइसोमराइजेशन। ये अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की है, उसके बारे में चर्चा हम इससे अगले वीडियो क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।